हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है जारी रखे होंगे और कंटिन्यू आपको लेक्चर भी मिलता रहा होगा या मिल रहा होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि कोई शिकायत नहीं होगा इससे जुड़ा हुआ कि सर आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आपका सिलेबस भी है, धीरे धीरे लगभग मतलब घटते जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए। जितना जल्दी आप पढ़ते जाइएगा उतना जल्दी आपका सिलेबस जो है धीरे धीरे घटते जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे या पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव डिवाइस। कह लीजिए कि प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में, प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या होता है और उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कौन कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं और उसको आप कैसे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, घर जो है, घर में आप जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हो, इंस्ट्रूमेंट बोले तो जो भी अप्लायंसेस यूज करते हो, लाइक बल्ब हो गया, फैन हो गया, फिर आप धीरे धीरे महंगा महंगा सामान भी लगाते हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, आयरन हो गया, तो हर एक लोड का इस्तेमाल आप घर में करते हैं। ठीक, तो कभी कभार आप देखते होंगे ऐसा भी होता है कि लोड अधिक हो जाता है, तो हैवी लोड के कारण जो होता है ना, करंट जो ड्रॉ होता है वह भी ज्यादा ड्रॉ होने लगता है, या कभी कभार कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस वक्त में हैवी करंट का फ्लो या एक्सेस करंट का फ्लो जो है सर्किट से होने लगता है। इन सब बातों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब हैवी करंट फ्लो करेगा सर्किट में या एक्सेस करंट फ्लो करेगा सर्किट में, तो जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो भी अप्लायंसेस आप घर में यूज कर रहे हैं, उस अप्लायंसेस का करंट रेटिंग जो होगा उससे अधिक करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है ना। और अधिक अगर करंट फ्लो करेगा तब तो मान लीजिए कि वह जो अप्लायंसेस लगा हुआ है वह जल जाएगा, फूक जाएगा, है ना। फिर आपको उसको दोबारा यूज करने के लिए रिपेयरिंग वगैरह कराना पड़ेगा। और अगर महंगा सामान रहा वो जल गया तो समझ लो कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है ना, या दुर्घटना भी घट सकता है उसके कारण से। तो घर में जितने सारे अप्लायंसेस लगे हुए हैं उन सबको सुरक्षित रखने का जरूरत है ड्यूरिंग ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन भी आप कह सकते हैं, या ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन आप कह सकते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन से मतलब हुआ कि कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी हाई वोल्टेज हो गया, कभी हैवी लोड हो गया, अधिक लोड जो बोलते हो, तो उन सब के कारण से जो भी दुर्घटना हो सकता है, जो भी डैमेज हो सकता है इक्विपमेंट, उससे उसको बचाने का रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आयरन आप यूज कर रहे हैं या फ्रिज यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें करंट मान लो कि 5 एम्पियर तक फ्लो करने का रेटिंग है। अगर मान लेते हैं हम 5 एम्पियर फ्लो करना, और किसी कारणवश कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें 5 की जगह पे 10 एम्पियर करंट फ्लो करने लगे, तो बचा वह जो अप्लायंसेस होगा या जो वह जो फ्रिज का उदाहरण जो हम ले रहे हैं, वह बचेगा क्या? तो मर जाएगा, मतलब जल जाएगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? उसी से बचने के लिए हम जो है इक्विपमेंट, मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट या सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और वह सेफ्टी डिवाइस हो सकता है फ्यूज हो, रिले भी हो सकता है, जो कि अलार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। अलार्म करता है, अलार्म करके आपको मैसेज देगा कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट है, आप सर्किट को ट्रेप कर लीजिए। ठीक है, या फिर सर्किट ब्रेकर हो सकता है। सर्किट ब्रेकर भी आपका एक सेफ्टी डिवाइस है, जो कि आप स्विचिंग के जैसा भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वह जो है मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों आप ऑपरेट कर सकते हो उसको। ठीक, जब ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा होता है तो मान लीजिए कि कभी एबनॉर्मल कंडीशन घर में होगा, तब जाकर के वो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। कभी एक्सेस करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट ब्रेकर से, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। फ्यूज आप जानते हैं, कभी एक्सेस करंट फ्लो करने लगेगा, उसके क्रॉस जो है हीटिंग ज्यादा होने लगेगा, हीटिंग के कारण क्या होगा, वो फ्यूज का जो वायर होगा वो मेल्ट कर जाएगा, जिसके कारण से कि जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा, और सर्किट ओपन होने के कारण जो भी इक्विपमेंट होगा वो क्या होगा, सेफ होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, लाइक फ्यूज हो गया, या आप कह सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर हो गया, इन सब का इस्तेमाल जो है आजकल धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो वही चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
लाइक देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मतलब हम कैसे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हम उस चीजों को बचा के रख सकते हैं और अधिक टाइम तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इन द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन और एट पावर स्टेशन, एज एंड व्हेन ए फॉल्ट अकर्स or anything becomes abnormal, it becomes necessary to isolate the abnormal condition instantaneously from the rest of the section। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई पावर स्टेशन हो या कोई घर में ही बात करते हैं कि जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट हुआ, ठीक है, वही पावर स्टेशन में व्हेन फॉल्ट अकर्स, जब फॉल्ट होता है ना, और किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुआ, हैवी लोड हो गया, अधिक करंट जो है एक्सेस करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में, तो हम चाहेंगे कि वह सर्किट को तुरंत इंस्टेंटेनियसली आइसोलेट कर दे फ्रॉम अदर सर्किट, दूसरे सर्किट से उसको क्या करें, हम आइसोलेट कर दें। तो वही चीज है, हमें जरूरत पड़ जाता है, नेसेसरी होता है, जरूरी होता है टू आइसोलेट एबनॉर्मल कंडीशन इंस्टेंटेनियसली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेक्शन। बचे हुए सेक्शन से हम उसको क्या करें, आइसोलेट कर दे, बचे हुए सेक्शन से हम उसको अलग कर दे, ताकि जो बचा हुआ है उस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है, और प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सब सेफ रहेगा, ठीक। ओनली द फॉल्टी सेक्शन शुड कट ऑफ ड्यूरिंग द एबनॉर्मल और फॉल्ट कंडीशन, ठीक है। अब जो सेक्शन फॉल्ट हुआ है या जहां पे मान लो किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो सिर्फ उसी सेक्शन को ना हम आइसोलेट करेंगे। मान लो घर है, घर में कहीं एक पंखा लगा हुआ है या कोई एक रूम है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, तो हम उस रूम का जो भी कनेक्शन होगा उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा बिल्डिंग को हम आइसोलेट कर दें, बिल्डिंग में ही सप्लाई को बंद कर दें, समझ रहे बात को। तो अब यूज करेंगे सर्किट ब्रेकर तो बिल्डिंग का भी सप्लाई जा सकता है, कहीं पे अगर फॉल्ट हुआ तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो है इंडिविजुअल हम लोग यूज करते हैं, तो अगर पंखा में फॉल्ट हुआ तो पंखा वाला जो फ्यूज होगा वो जलेगा, या जो हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर, अब तो इंडिविजुअल सर्किट ब्रेकर यूज करने लगे हैं, फ्यूज को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है सर्किट ब्रेकर। अभी भी फ्यूज यूज में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह में अभी भी आपको मिलेगा, सब स्टेशन वगैरह में फ्यूज का इस्तेमाल, है ना, घरों में भी मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि पूरा एलिमिनेट हो गया, अभी भी यूज है, लेकिन अधिकांशतः लोग जो है धीरे धीरे उसको रिप्लेस करके सर्किट ब्रेकर यूज करने लगे, ठीक है। तो जो भी फॉल्टी सेक्शन होगा उसको क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा, ठीक। अब आइसोलेट कैसे करेगा ये सब आपको मैं बताऊंगा। द फंक्शन कैन बी फुलफिल्ड बाय यूजिंग द प्रोटेक्शन डिवाइस, और जो ये आइसोलेट कर रहे हो ये फंक्शन जो है फुलफिल होगा, किसके द्वारा फुलफिल होगा, तो ये फुलफिल होगा रिले के द्वारा, फ्यूजेज के द्वारा, सर्किट ब्रेकर के द्वारा। इन दिस सर्किट में सर्किट ब्रेकर लगा दीजिए, फ्यूज लगा दीजिए, इन सब के माध्यम से आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे और सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूज क्या होता है और सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो यही चीज है। टू आइसोलेट द सर्किट फ्रॉम डैमेज टू अकर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, ये सब आपका फॉल्टिंग एबनॉर्मल कंडीशन है, कि जो आपका शॉर्ट सर्किट होगा या एबनॉर्मल कंडीशन, किसी तरह से आप मान लीजिए हैवी करंट फ्लो कर रहा है या अर्थ में कहीं फॉल्ट हो गया, उन सब के वजह से भी हमारा इक्विपमेंट में जो है एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होता है ना, उसके कारण से वो इक्विपमेंट या वो अप्लायंसेस जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उन सब सिचुएशन से बचाने के लिए हम जो है फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्यूज को देखते हैं। फ्यूज क्या है, फ्यूज जो है एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। फ्यूज जो है एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि हर एक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, हर एक अप्लायंसेस को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। जैसे देखो ये भी एक फ्यूज ही है, आप देखे होंगे कहीं, इसको कार्ट्रेज फ्यूज बोलते हैं, कार्ट्रेज फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। ये भी है, इसमें हमारा क्या होता है ये चीज समझिए, हम बेसिक आपको बता रहे हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूज अलग अलग प्रकार का होता है, ये प्रकाश क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। फ्यूज में क्या होता है ना, एक हम मतलब पतला सा वायर कह लेते हैं, ठीक है ना, पतला सा वायर कनेक्ट करके रखते हैं जो कि सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक। अब जब कभी फ्यूज को आप कनेक्ट करके रखे हैं, उसमें जो वायर है उसको आप कनेक्ट करके रखे हैं,
और उस फ्यूज को आप लगा के रखें सर्किट में, तो नॉर्मल कंडीशन के दौरान जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा होगा, अर्थात कि जब आपका फैन वगैरह बल्ब वगैरह नॉर्मली वोल्टेज जितना चाहिए उतना मिल रहा है, लोड जितना डिमांड कर रहा है उतना डिमांड है आपके पास में, कंजम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस दौरान में फ्यूज वैसे का वैसे ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही अधिक करंट बढ़ने लगेगा, जैसे ही कहीं पे फॉल्ट हुआ, तो करंट क्या होगा, सर्किट में बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ जो आप पढ़े हैं, तो आई स्क्वायर आर जो होता है वो बढ़ जाता है फ्यूज के वायर जो लगाए होते हैं ना वहां पे। और जब ज्यादा हीट होने लगता है तो जो फ्यूज वायर लगा के रखते हैं ना, वह जो है क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। और जैसे ही मेल्ट करता है तो सर्किट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, करंट का प्रवाह जो है वो क्या करेगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही करंट का प्रवाह बंद हो गया, सर्किट, क्योंकि फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट करने के कारण जो है सर्किट ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाने के कारण, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट उससे कनेक्टेड था वो सुरक्षित रह जाएगा, वो सेफ रहेगा, वो बच जाएगा। समझे बात को? वही चीज है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है फ्यूज क्या है, तो एक सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव करंट, जो कि एक्सेसिव करंट से सर्किट को प्रोटेक्ट करता है ना। किसी भी सर्किट में जो अप्लायंसेस लगा हुआ है उसको भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कौन, फ्यूज। ठीक है, यहां पे इसका यही काम है। फ्यूज में क्या होता है, तो एक कंडक्टर कह लीजिए या वायर हम कह लेते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल का हो सकता है। मैं बताता हूं कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है। ए फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए करंट कंडक्टिंग वायर। करंट कंडक्टिंग वायर कहने का मतलब हो गया कंडक्टर रहता है, चाहे वो एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, या टीन हो सकता है, लेड हो सकता है, ये सब आपका कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है ना, तो कंडक्टिंग मटेरियल आप कह लो, कोई कंडक्टिंग वायर होगा जो कि करंट को कैरी कर सकता है, अर्थात कंडक्टर होगा विच इजिली मेल्ट्स, जो कि आसानी से मेल्ट कर जाए। ठीक है ना, जो इजिली मेल्ट हो जाए जब उसके द्वारा अधिक करंट फ्लो करेगा तब, ड्यू टू हीट के कारण। मेल्ट्स बिकॉज ऑफ हीट and thus interrupts the circuit of which it is a part। हीट के कारण वह इजिली क्या हो, मेल्ट कर जाए, और मेल्ट करने के कारण अब जिस सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का करंट एक्सेस फ्लो करेगा तब ना मेल्ट करेगा जी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे फ्लो कर रहा है तो वो मेल्ट कर जाएगा, नहीं। जिस सर्किट में है, जिस सर्किट का पार्ट में मान लीजिए कि किसी प्रकार का डैमेज होगा, उसमें अगर आपने फ्यूज लगा रखा है तब जाकर के आप कहिए कि वह फ्यूज जो होगा या फ्यूज में जो वायर लगा होगा, जो आपने कंडक्टिंग वायर लगाया है, वह मेल्ट करेगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये प्रॉपर्टी है आपका। ठीक है, Whenever excessive current flows through the circuit, जब कभी आपका एक्सेसिव करंट सर्किट के द्वारा फ्लो करता है तब यह मेल्ट होता है। ठीक, इसका वर्किंग का नॉर्मल बता रहे, टाइप भी बताएंगे, आपका बेसिक जो है किस इफेक्ट पे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको ओवरऑल कंक्लूजन मतलब आइडिया मिल जाए कि कैसे काम करेगा। फ्यूज में जो वायर होता है उसमें हाई रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है, अधिक हाई रेसिस्टेंस रहता है, ठीक, और उसका कंडक्टिविटी भी हाई होता है। ठीक, अब मान लो कि एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉस जो है वह बढ़ेगा, और आई स्क्वायर आर लॉस जो है मतलब लॉस बढ़ना स्टार्ट करेगा, मतलब वहां पे हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा फ्यूज के क्रॉस। और जैसे ही हीट बढ़ना स्टार्ट करेगा, एक स्टेज पे आकर के क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वह जो वायर आपने यूज किया है फ्यूज में वह मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाने के कारण आपका जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिसके कारण से जो भी हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है वो सेफ रहेगा। देखो, फ्यूज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, मतलब हीट के प्रभाव से ही वह जो है ऑपरेट करता है, मतलब मेल्ट करता है ऑफ द करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, क्योंकि करंट के फ्लो करने से अगर अधिक करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर के कारण जो होता है अधिक हीट होगा। दिस कंसिस्ट ऑफ अ वायर कनेक्टेड बिटवीन द एंड ऑफ द टर्मिनल। देखो यहां पे एक चीज समझ लेना कि मैं आपको बता देता हूं कि कैसा होता है।
मान लो कि ये कोई फ्यूज का टर्मिनल ऐसा बना होगा, मैं आपको बताऊंगा जब टाइप बता रहा होगा ना तो वहां पे बताऊंगा। इसके बीच में हमने एक फ्यूज वायर लगा दिया, तो एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, ठीक है। अगर मान लें कि इधर से इनकमिंग होगा तो इधर से हमारा आउट गोइंग होगा। इधर से आप सप्लाई को कनेक्ट किए हैं, इधर से सप्लाई कनेक्ट किए हैं और इधर आपका लोड लगा हुआ है। तो ये वायर जो होगा बहुत फाइनर वायर, बहुत अधिक मोटा हम नहीं यूज करते, बहुत पतला वायर रहता है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अब इधर से सप्लाई आएगा, करंट फ्लो करेगा, इधर लोड लगा हुआ, जब यह क्लोज रहेगा, कनेक्ट किया हुआ रहेगा, तभी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। और मान लेते हैं कि अगर करंट फ्लो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट है तो इधर से इधर करंट कैसे जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस कारण से हम बोल रहे हैं कि जब कनेक्शन दिया हुआ रहेगा इस बीच में तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक। फ्यूज कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा होता है, ठीक है। बिटवीन द एंड्स ऑफ द टर्मिनल, जो दो टर्मिनल बने होते हैं उसमें जो है हम फ्यूज को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये मार्क कर लीजिएगा पॉइंट को, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फ्यूज जो है सर्किट में कैसे कनेक्ट रहता है, तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। व्हेन द एक्सेसिव करंट और हीट इज जनरेटेड due to heavy current flows in the circuit, the fuse melts down due to low melting point of the element, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब अधिक करंट फ्लो करेगा या एक्सेस करंट फ्लो करता है फ्यूज के वायर के द्वारा, तो फ्यूज वायर के द्वारा जब अधिक करंट फ्लो करेगा तो वह अधिक हीट के कारण मेल्ट कर जाता है, क्योंकि वो जो एलिमेंट आपने लगा के रखा है उस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण हीट के वजह से वह मेल्ट कर जाता है, ठीक है। एंड अब जैसे ही मेल्ट कर जाएगा क्या होगा, सर्किट को ओपन कर देगा, एंड इट ओपन्स द सर्किट एंड हेंस सेव्स द अप्लायंसेस इन द सर्किट, और जैसे ही वह मेल्ट करता है सर्किट ओपन हो जाता है, और सर्किट ओपन होने के कारण जो भी इक्विपमेंट या जो भी अप्लायंसेस आपने उस सर्किट में कनेक्ट करके रखा है वह सुरक्षित आपका रह जाता है। समझ में आई बात। तो ओवरऑल ये आपका वर्किंग है किसका, फ्यूज का। मैं टाइप भी बताऊंगा कितने प्रकार का होता है, मैं ये भी बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। वहां पे मैं आपको विशेष करके बताऊंगा कि कहाँ टर्मिनल होता है, कहाँ पे आप कनेक्ट करते हैं, एक एक चीज को मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। मैं बस ओवरव्यू के लिए आप कह लो कि फ्यूज में क्या होता है, कैसा होता है, ये सब चीज मैं आपको बस बता रहे थे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सीरीज में कनेक्ट रहता है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूज, ठीक है। अब आपसे एक बात पूछा जाएगा कि जो फ्यूज होता है वो किस मटेरियल का बना होता है या किस एलिमेंट का बना होता है। आपको ये चीज तो डेफिनेटली पता है कि वह कंडक्टर होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जो कि इजीली करंट को कैरी कर सकता है, इजीली करंट का प्रवाह जो है उसमें हो सकता है। तो जो फ्यूज एलिमेंट होगा, जो फ्यूज बना हुआ होगा डिफरेंट मटेरियल का, हो सकता है कॉपर होगा, हो सकता है आपका एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, ठीक है, लीड होगा, टीना होगा, अलॉय ऑफ लीड टिन हो सकता है आपका, ठीक है। सिल्वर भी लगाया जाता है बट महंगा होने के कारण वो नहीं यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्यूज एलिमेंट में आप लिख लीजिएगा, इट इज मेड ऑफ एलिमेंट लाइक जिंक, ये जिंक का भी बना हो सकता है, कॉपर का भी बना हो सकता है, सिल्वर का भी होता है बट महंगा होने के कारण हम सिल्वर को कम यूज करते हैं, ठीक है। टीन हो सकता है, लेड हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि फ्यूज जो है किस मटेरियल का बना हुआ होता है, तो अलॉय ऑफ लीड एंड टिन इसका भी आपका बना हुआ रहता है, ईटीसी। तो ये सारे कुछ कुछ मटेरियल्स हैं जिसके की फ्यूज जो है इस मटेरियल का बना हुआ होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ फ्यूज एलिमेंट। जो फ्यूज एलिमेंट होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कि फॉर बीइंग ए गुड स्टूडेंट्स क्या क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए, वैसे ही फ्यूज एलिमेंट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, पहला है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं, आपको इस प्रकार का फ्यूज मटेरियल यूज करना है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो होना चाहिए, ताकि हीट के कारण वो आसानी से क्या हो, मेल्ट कर जाए। अगर मेल्ट नहीं करेगा, अधिक करंट फ्लो करने के कारण हीट भी हो रहा है और मेल्ट भी नहीं कर रहा है, तब तो सर्किट आपका सुरक्षित नहीं है, करंट का प्रवाह होते रहेगा और अधिकांश करंट जो होता है अप्लायंसेस में चला जाएगा, जिससे कि आपका सर्किट सेव
नहीं रहेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं हाई रेसिस्टेंस। ठीक, हाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इसका हाई होना चाहिए ताकि आई स्क्वायर आर लॉस जो है वह भी, अगर लॉसेस ओमिक लॉसेस कम होता है तो ये जो है उसके अक्रॉस में ज्यादा से ज्यादा मिले और ताकि अधिक हीट प्रोड्यूस करे और उसको मेल्ट कर दे। कब? जब एबनॉर्मल कंडीशन हो तब। ठीक है, लो कॉस्ट, कॉस्ट जो है उसका कम होना चाहिए। हम ऐसा यूज करते हैं, फ्यूज ऐसा बनाते हैं जिसका कि दाम जो है वो कम होना चाहिए। हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक करंट को इजीली वो क्या करे, पास कराते रहे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लिस्ट डिटेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण ऐसा ना हो कि जो आपने फ्यूज एलिमेंट यूज किया है वो डिटेरिएट हो जाए। डिटेरिएट नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपके पास में फ्यूज एलिमेंट के मतलब कौन कौन से फ्यूज एलिमेंट हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, चल आगे हम पढ़ते हैं। आपका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी कि क्या होता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से इस चीज को समझिए। पहला है आपका फ्यूजिंग करंट, कि फ्यूजिंग करंट क्या होता है। ठीक है, देखिए ये जो करंट है फ्यूज में फ्लो करने वाला वह मैक्सिमम करंट है जहां पे कि फ्यूज का जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो मेल्ट कर जाता है। ठीक, जैसे आप सीन हियर, आप एक बार देख सकते हैं इसको। It is the maximum value of a current at which fuse element melts and thus disconnect the circuit। समझिएगा कि करंट, मान लीजिए कि 5 एम्पियर का 5 एम्पियर करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन 5 एम्पियर करंट, मानने के लिए बोल रहा हूं, घर में 5 एम्पियर फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि 5 एम्पियर मान लिए कि करंट फ्लो कर रहा है घर में। ठीक है, तो फ्यूज जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में 5 एम्पियर तक आप जो है रख सकते हैं, लेकिन फ्यूज आप लगाएंगे, मान लीजिए कि अब फ्यूज का जो है रेटिंग 5 एम्पियर तक है तो इसको कैरी कर रहा है, लेकिन फ्यूज कभी ना कभी जब कभी एक्स्ट्रा करंट फ्लो, मतलब 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा अगर हो जाता है तब जाकर के फ्यूज मेल्ट करता है। तो 5 से ज्यादा मतलब 7.5 एम्पियर या 7 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा सर्किट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस करंट पे जो होगा फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, जिस करंट पे फ्यूज मेल्ट कर जाएगा वह मेल्टिंग, वह करंट जो होगा उस करंट को ही हम क्या करें, फ्यूजिंग करें, कि वैसा करंट जिस करंट पे, जिसके वैल्यू पे, जिसके मैग्नीट्यूड पे हमारा फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग करंट। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम करंट एट विच फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स एंड दस डिस्कनेक्ट। जब मेल्ट हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट तो होना ही होना है। अगला है आपका करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज एलिमेंट। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में हमारा करंट फ्लो कर रहा होता है वही हमारा क्या होता है, करंट रेटिंग। इट इज द वैल्यू ऑफ अ मैक्सिमम करंट विच द फ्यूज एलिमेंट कैन नॉर्मली कैरी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर 5 एम्पियर करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम 5 एम्पियर का ही फ्यूज लगाएंगे, नहीं, 6 एम्पियर का या 7 एम्पियर तक आप फ्यूज लगाए हो। ठीक है, तो कभी कभार इतना भी होता है कि फ्यूज कुछ, क्योंकि आप जब लोड लगा रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि लोड में भी रेटिंग दिया रहता है कि थोड़ा बहुत उसमें भी टॉलरेंस रहता है, जैसे कि डोमेस्टिक वोल्टेज 230 वोल्ट है तो घर में ऐसा नहीं है कि जो भी आप इक्विपमेंट या अप्लायंसेस होगा वो 230 वोल्टेज रेटिंग का होगा, नहीं, वो 250 वोल्ट रेटिंग तक का रहता है कि अगर वो बढ़ भी गया 250 तो मतलब ऐसा नहीं कि वो जल जाए। समझे बात को? तो वैसे ही है कि 5 एम्पियर करंट के लिए आप जो है फ्यूज जरूरी नहीं कि 5 एम्पियर का ही लेंगे, ये 6 एम्पियर 7 एम्पियर तक, अगर अधिक 7 एम्पियर करंट फ्लो करने लगे तो अब मान के चलो कि फ्यूज यहां पे हमारा क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, लेकिन उसके पहले 6 एम्पियर को भी तो वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो वह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ करंट जो कि फ्यूज के द्वारा फ्लो कर जाता है और वह मेल्ट नहीं होता है, तो उस करंट के वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, उस करंट के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। मतलब नॉर्मल भाषा में ऐसा समझ लो कि जितना करंट को फ्यूज बर्दाश्त कर सकता है, जिसपे कि वह मेल्ट नहीं होता है, जितना करंट को वो बर्दाश्त कर सकता है उस करंट को हम कहते हैं क्या,
करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज एलिमेंट। ये फिक्स रहता है कि हाँ इतना एम्पियर तक रहेगा तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग एट अ नॉर्मल फुल लोड करंट, जब नॉर्मल फुल लोड करंट होता है तब भी किसी भी प्रकार का हीटिंग उसमें नहीं होगा और ना ही वह मेल्ट करेगा, तब उसी को हम कहते हैं क्या, फ्यूज रेटिंग या करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। इट्स वैल्यू इज लेस देन मिनिमम फ्यूजिंग करंट। ये जो मिनिमम फ्यूजिंग करंट है उसका लेस कम वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को आप समझ लो, जैसे मान लो कि यहां से ये करंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट जा रहा है, अब यहाँ पे अगर मान लो फॉल्ट हुआ तो धीरे 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 यहां तक आएगा और यहां से हमारा फ्यूज क्या होगा, यहाँ पे मेल्ट करेगा। तो इस बीच में हमारा फ्यूज तो वर्किंग में है ही ना जी, फॉल्ट हुआ। और देखो फ्यूज को मेल्ट करने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगता, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है बहुत कम होता है, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में रहता है कि हुआ, और लेकिन सेकेंड में भी रहता है, लेकिन रहता तो है, करंट फ्लो करता तो है। तो यहाँ ये बीच वाला जो है, तो यहाँ तक, यहाँ के बाद मान लो कि मेल्ट करेगा, ठीक है, यहाँ के बाद अगर मेल्ट करेगा तो यहाँ तक जो मिनिमम वैल्यू हमारा हो गया उसको ही हम क्या कह रहे हैं भाई, उसको भी हम कहते हैं क्या, आपका करंट रेटिंग। ठीक, वही बोला जा रहा है, इट्स वैल्यू इज लेस देन द मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट का मिनिमम वैल्यू को ही जो होता है वो उससे लेस होता है। ठीक, क्लियर। अगला समझो, यहां पे अगला आपका फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर होता है, सीधा सीधा हम रेशियो बता देते हैं कि रेशियो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट। जो दोनों डेफिनेशन आप पर है उस दोनों का रेशियो, एक मिनिमम फ्यूजिंग करंट होता है और टू दी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूजिंग एलिमेंट। सो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। ये हमारा हो जाता है क्या, फ्यूजिंग फैक्टर। इट्स वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1, इसका वैल्यू जो होता है हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान दीजिए आपका है प्रोस्पेक्टिव करंट। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है ये नॉर्मली आप समझिए। देखो यहां पे ये जो है समझाया हुआ है आपका, सिर्फ क्या मतलब ग्राफ है आपका, होप सो आपको विजुअल होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे ये आपका नॉर्मल, अगर नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा होता तो हम मानते हैं कि ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट में नॉर्मल। लेकिन जब कभी फॉल्ट आया हम मान लिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, फॉल्ट अकर्स। फॉल्ट हुआ तो जरूरी नहीं है कि तुरंत मेल्ट कर जाए भाई, कुछ समय तो जरूर लगेगा। ठीक है, कुछ समय जरूर लगेगा करंट को बढ़ने में। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है धीरे धीरे फॉल्ट करंट ऐसा करके बढ़ा। ठीक है, अगर फ्यूज नहीं लगाओगे फॉल्ट होगा, ये कुछ ऐसा करके हमारा यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ के चला गया। ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है फॉल्ट करंट का। ठीक है, जो कि होगा नहीं अगर फ्यूज लगाओगे तो, क्योंकि उतना करंट फ्यूज फ्लो करने देगा ही नहीं। अगर उतना करंट फ्लो करेगा तो सारा इक्विपमेंट जो है जल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका मान लो फॉल्ट हुआ, नॉर्मल हम मान लेते हैं, इमेजिनरी बना दिए कि यहां से ऐसे करके जाएगा। तो ये जो हमारा पीक पे जा रहा है ना, ये पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये हमारा एसिमेट्रिकल करंट कहते हैं। एसिमेट्रिकल करंट बोलते हैं, मतलब ये फॉल्ट करंट हुआ, जो कि अगर आप सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाएंगे तब यह फ्लो कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इतना करंट कभी सर्किट में फ्लो करने नहीं देता। कब, जब आप फ्यूज लगाते हैं तब। सर्किट में आपने फ्यूज लगा के रखा है तो ये क्या होता है, जैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इस पॉइंट पे आते ही ये सर्किट, ये इस पॉइंट पे आते ही फ्यूज आपका क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक, यहां से लेकर के यहां तक आया, जैसे यहां पे आया, यहां आने के बाद जैसे यहां तक पहुंचा, हीटिंग बहुत अधिक होने लगेगा। अधिक हीटिंग होने के कारण फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, और फ्यूज मेल्ट होने के कारण ये सर्किट को क्या करेगा, ट्रिप कर देगा, ओपन कर देगा। तो यहां पे जो ये पॉइंट है जहां पे कि हमारा मेल्ट किया है फ्यूज, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ करंट। ठीक है, वैसा करंट जहां पे कि हमारा फ्यूज मेल्ट कर जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ करंट। और ये हमारा मेल्ट करके करंट क्या हो गया, यहाँ पे जीरो पहुंचा दिया। जीरो पहुंचाने का रीजन, क्योंकि मेल्ट कर गया, सर्किट ओपन हो गया, करंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आके जीरो हो गया। ठीक, अब इसी चीज में समझिएगा कि यहां से ऐसे करके आप देखेंगे तो कहां से, फॉल्ट होने के बाद और मेल्ट होने के पहले। ठीक है, सर्किट में फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद और
फ्यूज मेल्ट होने के पहले जो टाइम होगा उसको हम बोलते हैं प्री आर्किंग टाइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री आर्किंग टाइम, क्योंकि ये आपका टाइम है ना, ये आपका टाइम है। तो फॉल्ट होने के बाद और मेल्ट होने के पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्री आर्किंग टाइम। और यहां देखो, फॉल्ट होने के बाद और टिल एक्सटिंग्विशिंग, मतलब जब तक खत्म नहीं हो जाता, उसको हम बोलते हैं आर्किंग टाइम। आर्किंग, प्री आर्किंग टाइम, जब आपका यह मेल्ट हो रहा होता है ना, तो उस टाइम में आप देखते होंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा, स्विच जब ऑन ऑफ करेंगे ना तो समटाइम्स आप देखेंगे वहां पे स्पार्किंग होता है। ठीक है ना, तो वैसे ही यहां पे जो सर्किट ऑन हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा है, तो उस टाइम में एक आर्क फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है, बुझाया जाता है, बताएंगे आगे। ठीक है, तो वो जो एक्सटिंग्विशन आर्क तक एक्सटिंग्विश हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किंग टाइम, और दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोस्पेक्टिव करंट का। तो जो फर्स्ट लूप में आपका जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट, जो इमेजिनरी है, जो कि कभी होगा नहीं, वहां तक पहुंचने नहीं देगा अगर आप फ्यूज लगाएंगे, तो इमेजिनरी कह रहे हैं हम आपको कि आपको एनालिसिस किया हुआ है कि यहां तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका आरएमएस वैल्यू को ही हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव करंट। ध्यान से देखिए, प्रोस्पेक्टिव करंट क्या है, द ग्राफ बिलो शोज हाउ एसी करंट इज कट ऑफ बाय ए फ्यूज। अगर आप फ्यूज लगा के रखे हैं तब यह कर्व जो है आपका, ये दिखाया जा रहा है एसी के लिए कि कैसे आपका ये सर्किट कट ऑफ होता है या फ्यूज के माध्यम से कैसे इंटरप्ट करता है। द फॉल्ट करंट नॉर्मली हैज ए वेरी लार्ज फर्स्ट लूप, है ना, बट इट एक्चुअली जनरेट्स सफिशिएंट एनर्जी टू मेल्ट द फ्यूज एलिमेंट। क्या बोल दिया यहाँ पे कि जनरली जो फॉल्ट करंट होता है उसका लूप जब आप बात करेंगे तो वो बहुत लार्ज होता है, लेकिन ये लार्ज होने से पहले ही इतना एनर्जी सफिशिएंट, मतलब इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ठीक है, फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, वह मेल्ट कर जाता है। तो यहां पे मेल्ट कर जाता है कौन सा, फ्यूज एलिमेंट, बिफोर द पीक वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट लूप इज रीच। यहां तक पहुंचने से पहले, ये पीक वैल्यू है, इस पीक वैल्यू तक पहुंचने से पहले ही फ्यूज क्या करता है, उसको मेल्ट कर देता है। सो यहां से हम देखते हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लूप ऑफ द फॉल्ट, फर्स्ट लूप ऑफ द फॉल्ट करंट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव करंट। तो ये जो आपका है फॉल्ट करंट, इसके आरएमएस वैल्यू, इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव करंट। समझ में आया? ठीक है, कि प्रोस्पेक्टिव करंट होगा, आसान भाषा में कहा जाए तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट इज नोन एज प्रोस्पेक्टिव करंट। अब आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं किसका, कट ऑफ करंट। देखो कट ऑफ करंट क्या होगा, ये वाला वैसा करंट जहां पे कि क्या हो रहा है, या मेल्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फॉल्ट करंट एक्चुअली रीच्ड बिफोर द फ्यूज मेल्ट्स इज कॉल्ड कट ऑफ करंट। मतलब ये चीज देखो, यहां आने के बाद ये क्या होगा, मेल्ट करेगा। सो जहां से मेल्टिंग स्टार्ट होगा, मेल्ट हुआ नहीं है ना, जहां से मेल्टिंग स्टार्ट, क्योंकि भैया करंट फ्लो करने के कारण हीटिंग बन रहा होगा, हीट होते 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 जब एक बिंदु पे आएगा जहां पे कि मेल्ट कर जाएगा, लेकिन स्टार्ट पहले से हो गया, तो वैसा आप कह लीजिए करंट जो कि मेल्ट होने से पहले वाला वैल्यू हो, है ना, तो वही चीज को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ करंट। वही बोला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फॉल्ट करंट एक्चुअली रीच्ड बिफोर द फ्यूज मेल्ट्स। फ्यूज मेल्ट होने से पहले वाला जो करंट वैल्यू होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ करंट। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो एग्जांपल के तौर पे, देखो जैसे कि मान लो 5 एम्पियर का है, अब 6 एम्पियर हुआ, 7 एम्पियर हुआ, 8 एम्पियर हुआ, या फिर हम कहते हैं यहां पे 8.99 एम्पियर, समझिएगा। ठीक है, और ये हुआ हमारा 9 एम्पियर। करंट धीरे धीरे जा रहा हो, यहां से जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट किया, ये एक्सेसिव होना स्टार्ट किया, अब जैसे यहां पे आएगा फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, लेकिन 8.99 की बात जो मैं कर रहा हूं वो करंट आपका होगा कट ऑफ करंट,
क्योंकि उसके बाद हमारा क्या हुआ, मेल्ट हुआ। तो यहां तक तो आपका मेल्ट नहीं हुआ था। हाँ, मेल्ट होना स्टार्ट जरूर हो गया था, लेकिन पूर्णतः मेल्ट नहीं हुआ था। अब आ जाइए प्री आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम में द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ अ फॉल्ट एंड द इंस्टेंट व्हेन कट ऑफ अकर्स, दैट इज व्हेन आर्क इज इनिशिएटेड, इज कॉल्ड आर्किंग टाइम। ठीक है, प्री आर्किंग टाइम, सॉरी। तो यहां पे क्या बोल दिया, यहां देखिए, फॉल्ट अकर्स और कट ऑफ टाइम के बीच में, कट ऑफ करंट होने के, कट ऑफ होने के बीच के करंट को हम, टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, प्री आर्किंग टाइम। ठीक है, तो यही चीज हो गया आपका टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ अ फॉल्ट एंड इंस्टेंट व्हेन द कट ऑफ अकर्स, दैट इज व्हेन आर्क इनिशिएटेड। जैसे ही आपका कट ऑफ होगा, आर्क आपका शुरुआत हो जाएगा, आर्क फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला आता है आर्किंग टाइम। ठीक है, आर्किंग टाइम में क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ अ प्री आर्किंग टाइम। ठीक ना, देखो प्री आर्किंग टाइम के अंत प्री आर्किंग टाइम के बाद और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा तब। ठीक है, वही है प्री आर्किंग टाइम एंड द इंस्टेंट व्हेन आर्क इज एक्सटिंग्विश। जो आर्क फॉर्मेशन होगा वो जब करंट जीरो हो जाएगा तो आर्क भी धीरे धीरे क्या होगा, बंद हो जाएगा, मतलब डिस्टिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, ये करंट जीरो हो गया, तो जहां से आपका मतलब कट ऑफ हुआ, करंट कटा, मतलब डिसरप्ट हो गया, वहां से लेके जो आर्क फॉर्मेशन हुआ, ये बीच के टाइम को हम क्या करें, आर्किंग टाइम होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, सो द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंड ऑफ अ प्री आर्किंग टाइम एंड द इंस्टेंट व्हेन आर्क इज एक्सटिंग्विश इज कॉल्ड आर्किंग टाइम। ठीक, क्लियर आपका, ये हमारा आर्किंग टाइम हो। अब इसी में आपका टोटल ऑपरेटिंग टाइम पूछेगा, तो प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम, यहां पे देख सकते हो द सम ऑफ अ प्री आर्किंग टाइम एंड द आर्किंग टाइम इज कॉल्ड टोटल ऑपरेटिंग टाइम। क्लियर है आपका। तो ये सब कुछ डेफिनेशन था जिस चीज को आपको जानना जरूरी था। ठीक है, कि ये डेफिनेशन में मतलब क्या क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्लियर ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज आपको छोटे छोटे में आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि फ्यूज क्या होता है, फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्यूज एलिमेंट जो होता है ना, फ्यूज किस एलिमेंट का बना होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको आइडिया मिल गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर इसके बारे में या इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।